हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना वही चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। छठा चैप्टर चल रहा था ओवन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसी में जो उद्देश्य ये थे इनकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने जो बात करना स्टार्ट की थी उसमें कुल मिलाकर के विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है और कौन कौन से तरीके होते हैं, लचीली और स्थिर। ये 2 प्रणालियां हैं, 2 सिस्टम्स हैं, जिसमें लचीली प्रणाली को बात करके लेकर स्टार्ट कर दिया था। अब इसी में हमें क्या समझ में आया था कि जो बाजार मांग होती है और बाजार में पूर्ति होती है किसी भी तरह की मुद्रा की, वहां से डिटरमिन हो जाता है क्या, कौन सी चीज निर्धारित हो जाती है। डिटर्मिनेशन को मतलब बोलते हैं, डिटरमाइन करने को बोलते हैं, निर्धारण करना कि क्या एक्सचेंज रेट होगा, विनिमय दर क्या होगी। अब किसी भी बाजार में किसी मुद्रा विशेष की सप्लाई कब ज्यादा होगी या उसकी डिमांड कब ज्यादा होगी, ये और भी कई कारणों पर निर्भर करता है। तो अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो फैक्टर्स एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करते हैं, डायरेक्टली नहीं, सप्लाई या डिमांड को परिवर्तित करके या उसको प्रभावित करके। हुआ क्या, हम लोगों को पता है ऐसा करके हम लोगों ने सप्लाई बना दिया, ऐसा करके डिमांड बना दिया। देखने से तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि भाई ये जो आपका रेट निकल करके आया यही आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया, यानी कि विनिमय का जो हमारा साम्य स्थिति में विनिमय दर है वो यहां पर पहुंच गई। लेकिन अगर हम लोग बात ये करें, क्या बात करें कि ये सप्लाई या ये जो डिमांड है और ये सप्लाई है, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वो वाली बात हम लोग इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या क्या कारक है। सट्टेबाजी। अब सट्टेबाजी हम लोग हिंदी में लिखते हैं, स्पेकुलेशन का कोई ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है। सट्टेबाजी काफी हद तक एक निगेटिव कोनोटेशन के साथ आता है। निगेटिव कोनोटेशन समझते हैं हम। सट्टेबाजी सुनकर के लगता है कि कुछ क्रिकेटर्स थे जिन्होंने इस तरह का काम किया या जुआ खेलने वाली बात आती है। स्पेकुलेशन में पूरी तरह से हम वैसा नहीं बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज होती हैं और हम लोग कुछ अपेक्षा कर रहे होते हैं, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं भविष्य को लेकर के कि कौन सी मुद्रा महंगी होने वाली है और कौन सी मुद्रा सस्ती होने वाली है। तो उन अपेक्षाओं के हिसाब से किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की ज्यादा मांग होने लग जाती है और किसी विशेष मुद्रा की मांग कम होने लग जाती है। ठीक, और इसी तरह से किसी विशेष मुद्रा की पूर्ति बढ़ने लग जाती है और किसी विशेष मुद्रा की पूर्ति कम होने लग जाती है। कहां पर? बाजार में। पूर्ति कम होगी तो उस मुद्रा का दाम बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी तो भी उस मुद्रा का मांग बढ़ेगा। तो पूर्ति कम होना और मांग बढ़ना दोनों ही क्या करते हैं, किसी मुद्रा विशेष की जो प्राइस होती है, जो कीमत होती है, उसको बढ़ा देते हैं। तो ये वाली चीज है। ठीक है, तो जो सट्टेबाजी है वो पूरा उसको सट्टा उस तरह से ना देख करके आप स्पेकुलेशन में क्या होता है कि हम लोग कुछ अपनी भविष्य से संबंधित अपेक्षाओं के हिसाब से कार्य करना स्टार्ट करते हैं जिससे कि फायदा हो, है ना। तो वहां से भी क्या हो जाता है, सप्लाई और डिमांड दोनों ही प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। दूसरा क्या है, ब्याज की दर। 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, अलग अलग अर्थव्यवस्था में ब्याज की अलग अलग दर चल रही है। भारत में आपको 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्री में 3% का मिल रहा है। तो जब 2 देशों में अलग अलग जगह पर ब्याज की दर अलग अलग होगी, और यहां पर ध्यान रखिएगा जो ब्याज की दर की बात करते हैं ना, तो क्या होती है, हम लोग रियल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। अब आप सोचोगे रियल क्या हो गया, जैसे हम लोगों ने रियल और नॉमिनल, याद है जीडीपी की बात की थी, वैसे ही रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी होता है। आपको लग तो रहा है कि भारत में 5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक, मान लेते हैं। अभी इस वाले उदाहरण में तो हम 5% रियल ही मान रहे थे, लेकिन मान लिया कि ब्याज दर हमारे यहाँ पर 8% की है, बट 3% तो महंगाई है। ठीक, तो 8 से 3% को हम घटा देते तो 5% मिलता है, ये आपका रियल आ जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आपने बैंक में पैसे रखे, नॉर्मली 5% रियल इंटरेस्ट रेट तो बहुत ही बड़ी बात होती है, मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं। हुआ क्या, 100 रुपए में आप कोई चीज खरीद सकते हैं। ठीक, औसतन हमने ये माना कि हमारी अर्थव्यवस्था में 3% का महंगाई दर है, तो 1 साल बाद आप वही चीज 103 रुपए में ही तो खरीद पाओगे। इसका मतलब आज के 100 रुपए कल के 103 के बराबर हो गए ना। तो अगर आपको कोई 1 साल बाद 102 रुपए दे, तब तो आपका नुकसान हो रहा है, कोई फायदा तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई 100 रुपए की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वही 103 रुपए 1 साल बाद जो है उसकी है। तो आपको 103 से ज्यादा जब मिलेगा तब हम लोग बोलेंगे कि रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक, तो इसी तरह से लगभग हम लोग बहुत
एकदम नेग्लिजिबल कुछ चीजें होती है उसको छोड़ देते हैं मैथमेटिकली। आप ऐसे समझ लो अगर 8% का मिलेगा तो आपको 100 के बदले 108 रुपए मिल गया, लेकिन इसमें से आपको क्या हुआ 103 तो परचेजिंग पावर के बराबर हो गया था, तो जो 5 मिला आपको ये आपका कुल मिलाकर के इंटरेस्ट हो गया, रियल इंटरेस्ट। तो यहां पर जब हम लोग ब्याज की दरों की बात कर रहे हैं तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स अलग हैं दो देशों में, ठीक, कोई यूरोपियन कंट्री है इटली मान लिया और भारत मान लिया, अब भारत में अगर वास्तविक ब्याज की दर ज्यादा है और इटली में कम है और बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स इनके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो ज्यादा ब्याज के कमाने के उद्देश्य की वजह से ऐसी जगह पर निवेश करना स्टार्ट करते हैं जहां पर वास्तविक ब्याज की दर ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो अगर भारत में ज्यादा है तो भारत की तरफ निवेश आने लग जाएगा, भारत की तरफ निवेश आने लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो भारतीय मुद्रा है उसकी मांग बढ़ने लग जाएगी और इस वजह से भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन होता चला जाएगा, जो उसका मूल्यवर्धन है वो होता चला जाएगा, अवमूल्यन नहीं होगा, वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, अप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये भी एक कारक है। फिर आय का मतलब क्या हुआ, किसी अर्थव्यवस्था में जब लोगों की आय बढ़ती है तो क्या करते हैं बताइए। हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा था C = C बार प्लस स्मॉल c टाइम्स y। y क्या थी, किसी अर्थव्यवस्था की आय थी, ये c क्या था, कंजम्पशन था, उपभोग था। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोग कैसा हो रहा था, बढ़ रहा था जब आपकी आय बढ़ रही है। अच्छा, और ये उपभोग हम लोग किस चीज का करते हैं, अपने देश की वस्तुओं का भी करते हैं और बाहर से भी करते हैं। जब बाहर से करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, आयात। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब किसी देश की आय बढ़ रही होती है ना तो आयात की मांग भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब आयात की मांग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो आप सोचिए आयात का मतलब क्या होता है, आप किसी विदेशी वस्तु की मांग कर रहे हैं, निर्यात भी बढ़ रहा है। अब आपके देश में तो आय बढ़ गई, बाकी दुनिया के मुकाबले मतलब बाकी देशों की भी तो आय बढ़ सकती है। अगर बाकी देशों की आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी कि आपके देश में आय बढ़ गई है तो आपके देश में आयात ज्यादा मांग करने लग जाओगे, और अगर आपके देश में आयात की ज्यादा मांग होगी तो इसका मतलब जो भी विदेशी मुद्राएं हैं उनकी ज्यादा मांग होगी, और इसका मतलब विदेशी मुद्राओं का मूल्य बढ़ने लग जाएगा, या फिर विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष आपके देश की मुद्रा का मान कम होने लग जाएगा। तो यहां से क्या समझ आया, आय अगर बढ़ेगी आमतौर पर तो आपके देश की मुद्रा का मान कम हो जाएगा। आपके देश में ब्याज दर यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगी तो आपके देश की जो भी करेंसी है उसका मूल्य बढ़ने लग जाएगा। यहां पर उल्टा हो रहा है। सट्टेबाजी में क्या होता है, सट्टेबाजी में तो ये होता है कि अगर आपको ये उम्मीद है कि डॉलर महंगा होने वाला है, महंगा होने वाले का मतलब क्या हुआ, आज डॉलर मान लीजिए मिलता है 70 रुपए का, मान लेते हैं, और आपको ये लगता है यार 2 महीने बाद 75 रुपए में मिलेगा, तो आप क्या करते हो, आप अपने सारे रुपए बदल देते हो। 70 लाख रुपए आपके पास था, आपने 70 लाख के बदले 1 लाख डॉलर खरीद लिया, ठीक। अब इस 1 लाख डॉलर की वैल्यू 2 महीने बाद कितनी हो गई, 75 हो गई। तो आप क्या हो जाएगा, आपको 5 लाख का इंडियन रुपीस में फायदा हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आपको ऐसी अपेक्षा है, आपको कुछ ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, आपकी जो जानकारी है उस हिसाब से आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करोगे, डॉलर की मांग बढ़ा दोगे। तो जब डॉलर की मांग आज आपने बढ़ाई, क्यों बढ़ाई, क्योंकि आपकी ऐसी अपेक्षाएं हैं। तो ये 3 कारण को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं, उनको एक एक करके देख लेंगे।